हर हर महादेव दोस्तों। क्या गलत ब्याह करके सही प्यार मिल सकता है? हमारी आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बारिश की हल्की फुहारें हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी आर्या की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसकी शादी थी, लेकिन उस इंसान से नहीं जिससे वह प्यार करती थी। यह शादी एक मजबूरी थी। उसके पिता पर करोड़ों का कर्ज था और उसे चुकाने के बदले उसकी शादी शहर के सबसे अमीर लेकिन बेहद घमंडी बिजनेसमैन विराज सिंह से तय कर दी गई थी। आर्या के दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या गलत इंसान से हुआ यह ब्याह मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा? उधर उसी शहर के सबसे रहस्यमयी उद्योगपति, जिसे लोग शहंशाह कहते थे, अपनी काली कार में बैठा उसी शादी के तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था आर्यवीर शहंशाह। उसने अपने बॉडीगार्ड से सिर्फ इतना कहा, आज किसी की किस्मत बदलने वाली है। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की की ज़िंदगी बचाने वह जा रहा है, वही लड़की कुछ महीनों बाद उसकी पूरी दुनिया बन जाएगी। लेकिन एक और बड़ा राज छिपा था। आर्या की यह शादी सिर्फ एक सौदा नहीं थी, इसके पीछे कई साल पुरानी साजिश, धोखा और अरबों की विरासत का खेल छिपा था। शहनाइयों की आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। मेहमान हंस रहे थे, कैमरे में चमक रहे थे, लेकिन दुल्हन बनी आर्या की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ बेबसी थी। पंडित ने कहा, दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए खड़े हो जाए। आर्या कांपते हाथों से वरमाला उठाती है। तभी बाहर से कई लग्जरी काली गाड़ियों का काफिला हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुकता है। पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। दर्जनों ब्लैक सूट पहने सुरक्षा कर्मी उतरते हैं और उनके बीच से एक लंबा आत्मविश्वासी युवक अंदर आता है। उसकी एक नज़र पूरे मंडप पर पड़ती है। आर्यवीर शहंशाह, किसी मेहमान ने फुसफुसाकर कहा। पूरा हॉल हैरान रह गया। शहर का सबसे ताकतवर और रहस्यमय उद्योगपति अचानक इस शादी में क्यों आया था? दूल्हा विराज गुस्से में बोला, तुम्हें किसने बुलाया? आर्यवीर मुस्कुराया, मुझे निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। मैं वहाँ आता हूँ जहाँ सच दबाया जा रहा हो। सबकी नज़रें उसकी ओर टिक गई। आर्यवीर ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और सीधे आर्या के पिता के सामने रख दी। इसमें वह सबूत है जो बताते हैं कि विराज ने तुम्हें कर्ज के जाल में फंसाया। यह शादी प्यार नहीं, मजबूरी है। हॉल में सनसनी फैल गई। विराज चिल्लाया, यह झूठ है। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, अगर झूठ है तो पुलिस 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। विराज के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या पहली बार आर्यवीर की आंखों में देखती है। उनमें घमंड नहीं, भरोसा था। लेकिन तभी विराज ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली। अगर ये शादी नहीं हुई तो यहाँ कोई जिंदा नहीं जाएगा। मंडप में चीखें गूंज उठी। आर्यवीर बिना डरे आर्या के सामने खड़ा हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और उसी पल गोली चल गई। गोली की आवाज़ से पूरा मंडप कांप उठा। आर्या ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि आर्यवीर उसके सामने खड़ा था। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। आर्या घबरा गई। आप घायल हो गए। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुम्हें बचाने की कीमत यही है तो मुझे मंजूर है। इतने में आर्यवीर के सुरक्षा कर्मियों ने विराज को घेर लिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विराज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। जाते जाते वह चिल्लाया, आर्या, यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैं लौटूंगा और तुम दोनों को चैन से जीने नहीं दूंगा। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। मंडप में सन्नाटा छा गया। आर्या के पिता रोते हुए आर्यवीर के पैरों में गिर पड़े। बेटा, मैंने मजबूरी में अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मुझे माफ़ कर दो। आर्यवीर ने उन्हें उठाया।
गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन तभी आर्यवीर का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शहंशाह, आपकी दादी माँ पर हमला हुआ है और हमला करने वाले ने एक ही नाम लिया है, आर्या। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। उसने आर्या की तरफ देखा। आर्या भी हैरान थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि आर्यवीर की दादी कौन है। आखिर उसका नाम इस हमले से कैसे जुड़ गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या आर्या के अतीत में ऐसा राज छिपा था जिससे पूरा शहंशाह परिवार हिलने वाला था? आर्यवीर बिना एक पल गंवाए आर्या को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी थी। आर्या बार बार एक ही बात सोच रही थी, मैंने तो कभी शहंशाह परिवार का नाम भी नहीं सुना, फिर मेरी वजह से उन पर हमला कैसे हो सकता है? अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बाहर आए। मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने के बाद वे सिर्फ एक ही नाम बार बार ले रही है, आर्या। आर्यवीर और आर्या तुरंत कमरे में पहुंचे। बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से आर्या का चेहरा छुआ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ जैसी। आर्या चौंक गई। आप मेरी माँ को जानती थी? बुजुर्ग महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर भी पहली बार यह सुनकर सच सुन रहा था। दादी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, 20 साल पहले तुम्हारे माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वह एक सोची समझी साजिश थी। आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? उस रात तुम्हें भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की मदद से तुम्हें बचाकर एक अनाथालय पहुंचा दिया। तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए छिपा दी गई। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे आज पहली बार पता चला कि जिन लोगों को वह अपना परिवार समझती थी, वे उसके पालक माता पिता थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दादी माँ ने तकिए के नीचे से एक पुरानी चांदी की चेन निकाली। उसमें आधा टूटा हुआ शाही लॉकेट था। उन्होंने वह लॉकेट आर्या के हाथ में रखते हुए कहा, इसका दूसरा आधा हिस्सा सिर्फ आर्यवीर के पास है। आर्यवीर ने तुरंत अपनी गर्दन से वह आधा लॉकेट निकाला। दोनों टुकड़े जैसे ही एक दूसरे से जुड़े, उन पर उभरा एक ही शब्द, शहंशाह विरासत। दादी माँ बोली, तुम दोनों का मिलना कभी संयोग नहीं था, यह किस्मत का लिखा हुआ था। लेकिन तभी अस्पताल की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी की आवाज़ गूंजी, आज शहंशाह परिवार का आखिरी वारिस भी नहीं बचेगा। और अगले ही पल एक और गोली चल गई। गोली की आवाज़ से पूरा अस्पताल दहल उठा। आर्या ने चीखते हुए आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार गोली किसी को नहीं लगी। आर्यवीर के बॉडीगार्ड कबीर ने समय रहते हमलावर का हाथ ऊपर धकेल दिया था। अस्पताल की इमरजेंसी लाइटें जल उठी। नकाबपोश हमलावर भागने लगा। उसे जिंदा पकड़ो, आर्यवीर घर जा। पूरे अस्पताल में पीछा शुरू हो गया। सीढ़ियाँ, गलियारे, छत। आखिरकार कबीर ने हमलावर को पकड़ लिया और उसका नकाब उतार दिया। नकाब हटते ही आर्या के होश उड़ गए। चाचा, आप? वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्या का सगा चाचा महेंद्र था, जिसे आर्या बचपन से मरा हुआ समझती थी। महेंद्र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हाँ, मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे माँ बाप की मौत भी मैंने ही करवाई थी। आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों? महेंद्र की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि तुम्हारे पिता के पास शहंशाह परिवार की विरासत का सबसे बड़ा राज था। अगर वे जिंदा रहते तो अरबों की संपत्ति मुझे कभी नहीं मिलती। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर ने गुस्से से महेंद्र का कॉलर पकड़ लिया।
अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। महेंद्र मुस्कुराया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शहंशाह। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन मैं नहीं हूँ। यह सुनकर सब चौंक गए। जिस इंसान को तुम पिछले 15 साल से अपना सबसे वफादार सलाहकार समझते हो, वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है। आर्यवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह नाम सुनकर उसकी मुठ्ठियां भींच गई। विक्रम मल्होत्रा, वही आदमी जिसने बचपन से आर्यवीर को संभाला था, जिसे वह परिवार से बढ़कर मानता था। महेंद्र के मुंह से विक्रम मल्होत्रा नाम सुनते ही आर्यवीर की आंखें अविश्वास से फैल गई। यह झूठ है, वह गरजा। विक्रम अंकल मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद साथी थे। उन्होंने ही मुझे बचपन से संभाला है। महेंद्र ठहाका मारकर हंसा। यही तो उनकी सबसे बड़ी चाल थी। दुश्मन अगर अपना बनकर रहे तो कोई उस पर शक नहीं कर सकता। इतने में अस्पताल के बाहर शायरों की आवाज़ गूंजने लगी। आर्यवीर ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, विक्रम मल्होत्रा को जहाँ भी हो तुम्हें मेरे सामने लाओ। लेकिन जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। सर, विक्रम सर अपने घर, ऑफिस और फार्म हाउस तीनों जगह नहीं है। उनका फ़ोन भी बंद है। आर्यवीर की मुठ्ठियां भींच गई। उसी समय उनके मोबाइल पर एक वीडियो आया। वीडियो में विक्रम मल्होत्रा आराम से एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें सच पता चल चुका है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता के साथ विश्वासघात किया। मैंने ही आर्या के परिवार को ख़त्म करवाया और अब शहंशाह साम्राज्य भी मेरा होगा। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या ने पहली बार आर्यवीर के कंधे पर हाथ रखा। अब हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम साथ लड़ेंगे। आर्यवीर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज से तुम्हारी हर लड़ाई मेरी है और मेरी हर जीत तुम्हारी। उसी क्षण डॉक्टर दौड़ते हुए कमरे में आए। मिस्टर आर्यवीर, आपकी दादी माँ होश में आ गई है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले आपको एक गुप्त तिजोरी की चाबी देने को कहा है। दादी माँ ने कांपते हाथों से एक पुरानी सुनहरी चाबी आर्यवीर के हाथ में रखी। धीरे से बोली, इस तिजोरी में सिर्फ दौलत नहीं, वह सच छिपा है जो तुम्हारी और आर्या की पूरी जिंदगी बदल देगा। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। आर्या रो पड़ी। आर्यवीर ने चाबी को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन कसम खाई, अब यह लड़ाई सिर्फ विरासत की नहीं, न्याय की होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय विक्रम मल्होत्रा के लोग उस गुप्त तिजोरी तक उनसे पहले पहुंच चुके थे। दादी माँ के अंतिम संस्कार के बाद पूरे शहंशाह महल में शोक का माहौल था, लेकिन आर्यवीर के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वह गुप्त तिजोरी। रात के ठीक 12 बजे आर्यवीर, आर्या और कबीर उस पुराने शहंशाह महल के तहखाने में पहुँचे। दीवारों पर जमी धूल, मकड़ी के जाले और सदियों पुरानी नक्काशी इस बात का सबूत थे कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। आर्यवीर ने दादी माँ की दी हुई सुनहरी चाबी निकाली। तहखाना के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाज़ा था। जैसे ही चाबी ताले में घुमाई, धर भारी आवाज़ धीरे धीरे खुल गया। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुरानी फाइलें, एक डायरी और एक लोहे का छोटा संदूक रखा था। आर्या ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि हमारे दुश्मन अब भी जिंदा है। उन पर कभी भरोसा मत करना जो सबसे ज़्यादा वफादार दिखते हैं। डायरी आर्यवीर के पिता की थी। हर पन्ने पर एक एक राज लिखा था। आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था और उनके नीचे लिखा था, असली विरासत दौलत नहीं, शहंशाह फाइल है। जिसके पास यह फाइल होगी वही पूरे साम्राज्य का असली मालिक कहलाएगा। इतने में कबीर ने संदूक खोला, लेकिन वह खाली था। उसके अंदर सिर्फ एक लाल रंग का लिफाफा रखा था। आर्यवीर ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में विक्रम मल्होत्रा किसी विदेशी आदमी से हाथ मिला रहा था। पीछे लिखा था,
डील पूरी होने के बाद आर्या और आर्यवीर दोनों को ख़त्म कर देना। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसी समय तहखाने के बाहर जोरदार धमाका हुआ। लोहे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। स्पीकर पर विक्रम की आवाज़ गूंजी, तुम दोनों बहुत देर कर चुके हो। 5 मिनट बाद यह पूरा तहखाना विस्फोट से उड़ जाएगा। आर्या ने घड़ी की ओर देखा। मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तहखाने की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी लगातार समय घटा रही थी। आर्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। आर्यवीर, अब क्या करेंगे? आर्यवीर ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र पूरे तहखाने में दौड़ी। विक्रम हमें इतना आसान शिकार नहीं बना सकता। इस महल में ज़रूर कोई दूसरा रास्ता होगा। कबीर ने तुरंत दीवारों को खटखटाना शुरू किया। अचानक एक जगह से खोखली आवाज़ आई, सर, यहाँ कुछ है। आर्यवीर ने पूरी ताकत से दीवार पर लगी पुरानी मसाल खींची। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। तीनों बिना समय गंवाए सुरंग में दौड़ पड़े। पीछे घड़ी की आवाज़ अब और तेज सुनाई दे रही थी। सुरंग के आखिरी में एक लोहे का दरवाज़ा था, लेकिन उस पर डिजिटल लॉक लगा था। स्क्रीन पर लिखा था, पासवर्ड दर्ज करें। आर्या अचानक रुक गई। उसे डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, उस दिन 2 अधूरे लॉकेट एक होंगे। जिस दिन 2 अधूरे लॉकेट एक होंगे, उसी दिन विरासत का रास्ता खुलेगा। आर्या ने दोनों आधे लॉकेट लॉक को सामने बने निशान पर जोड़ दिए। दरवाज़ा खुल गया। तीनों बाहर निकलते ही पीछे जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा तहखाना मलबे में बदल गया। आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने दर्जनों काली एसयूवी आकर रुकी। उनमें से विक्रम मल्होत्रा उतरा। उसके साथ हथियारबंद लोग थे। वह मुस्कुराया और ताली बजाते हुए बोला, शाबाश आर्यवीर, तुम तिजोरी से तो बच निकले, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसने उंगली के इशारे पर एक लड़की को सामने लाया। लड़की बिल्कुल आर्या जैसी दिख रही थी। आर्या हैरान रह गई। ये कौन है? विक्रम हंस मिलो तुम्हारी जुड़वा बहन अनाया से। आर्या की सांसें थम गई। जिसे वह बचपन से अकेली संतान समझ रही थी, उसकी एक जुड़वा बहन जिंदा थी। लेकिन अनाया की आंखों में अपनापन नहीं, नफरत थी। उसने बंदूक उठाकर सीधे आर्या की ओर तान दी और बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। अनाया की उंगली ट्रिगर पर थी। आर्या की आंखों में आंसू थे। अगर तुम सच में मेरी बहन हो तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अनाया की आंखों में वर्षों का दर्द छलक उठा, क्योंकि मुझे बचपन से ही यही बताया गया कि मेरी बहन मुझे छोड़ दिया। मेरे माता पिता की मौत की वजह भी वही है। आर्या सन्न रह गई। नहीं, मुझे तो आज तक यह भी नहीं पता था कि मेरी कोई बहन हो। विक्रम मल्होत्रा जोर से हंस पड़ा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल थी। मैंने तुम दोनों बहनों को बचपन से अलग कर दिया। एक को प्यार मिला, दूसरी को नफरत। अनाया का चेहरा बदलने लगा। वह पहली बार विक्रम की ओर शक की नज़रों से देखने लगी। तभी कबीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। सर, यह मुझे महेंद्र की जेब से मिला था। आर्यवीर ने तुरंत पास खड़ी कार में लगे लैपटॉप पर पेन ड्राइव चलाया। वीडियो शुरू हुआ। उसमें विक्रम खुद बोल रहा था, 2 बहनों को कभी मिलने मत देना। जिस दिन ये साथ आ गई, मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। अनाया के हाथ से बंदूक गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर आर्या के गले लग गई। दोनों बहनें वर्षों बाद पहली बार एक दूसरे से मिली, लेकिन उसी पल दूर खड़ा एक स्नाइपर गोली चला चुका था। गोली अनाया के सीने की ओर बढ़ रही थी। आर्या ने बिना सोचे समझे अपने बहन को धक्का दिया। गोली आर्या के कंधे में जा लगी। आर्या! आर्यवीर चीख उठा। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आर्यवीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उनके कांपती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता,
क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आर्या ने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी विक्रम का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगा। भागने से पहले उसने लाउड स्पीकर पर कहा, अगर मुझे रोकना है तो 24 घंटे के अंदर शहंशाह फाइल लेकर सीमा के उस पार आना होगा, वरना तुम्हारे पूरे साम्राज्य का अंत तय है। हेलीकॉप्टर बादलों में गायब हो गया। आर्यवीर ने घायल आर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब यह लड़ाई सिर्फ विरासत की नहीं रही थी, यह प्यार, परिवार और न्याय की अंतिम जंग बनने वाली थी। आर्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आर्यवीर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, गोली कंधे को छूकर निकली है, अब वह खतरे से बाहर है। यह सुनते ही आर्यवीर ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद आर्या को होश आया। उसने धीमे से कहा, तुम गए तो नहीं? आर्यवीर मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। अब कभी नहीं, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। गलत ब्याह ने मेरी ज़िंदगी छीन ली थी, लेकिन उसी रास्ते ने मुझे मेरा सच्चा प्यार दे दिया। दोनों की आंखों में अब एक ही सपना था, सच और न्याय की जीत। उसी समय अनाया कमरे में आई। उसने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं बरसों तक झूठ पर यकीन करती रही। आर्या ने उसे गले लगा लिया। अब हम अलग नहीं होंगे। तभी कबीर तेजी से अंदर आया। सर, शहंशाह फाइल मिल गई है। सभी की नज़र उस फाइल पर टिक गई। फाइल खोलते ही उसमें करोड़ों की संपत्ति के कागजात नहीं, बल्कि एक पेन ड्राइव और कई गोपनीय दस्तावेज निकले। उनमें विक्रम मल्होत्रा, विदेशी अपराधियों और कई भ्रष्ट नेताओं के बीच हुए सौदों के सबूत थे। कबीर बोला, सर, अगर यह सबूत सरकार तक पहुंच गए तो विक्रम की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी समय आर्यवीर के फ़ोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर विक्रम दिखाई दिया। उसने पीछे टाइम बम रखा था। विक्रम मुस्कुराया, शहंशाह, अगर 12 घंटे के अंदर अकेले मेरे पास नहीं आए तो मैंने तुम्हारे महल में ऐसा विस्फोट लगवाया है कि पूरा शहंशाह परिवार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर ने फाइल बंद की और दृढ़ आवाज़ में कहा, अब आखिरी फैसला होगा, या तो विक्रम बचेंगे या शहंशाह परिवार। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अब प्यार की कहानी अपने सबसे बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ चुकी थी। रात के ठीक 11 बजे आर्यवीर, आर्या, अनाया और कबीर एक गुप्त कमांड सेंटर में बैठे थे। सामने विक्रम के किले का नक्शा खुला हुआ था। कबीर ने कहा, सर, विक्रम चाहता है कि आप अकेले आए, लेकिन अगर हम उसकी बात मानेंगे तो यह जाल होगा। आर्यवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस बार जाल वहीं बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसेगा खुद। उसने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को सारी शहंशाह फाइल सौंप दी। अगर हम वापस न लौटे तो यह सबूत पूरे देश में जारी कर देना। सबने हामी भर दी। आधी रात विक्रम का किला चारों ओर से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। आर्यवीर अकेला अंदर गया। जैसा विक्रम चाहता था, विक्रम सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था तुम प्यार के लिए ज़रूर आओगे। आर्यवीर ने कहा, खेल खत्म हो चुका है विक्रम। विक्रम जोर से हंसा, अभी नहीं। उसने एक बटन दबाया। तुरंत दर्जनों हथियारबंद लोग बाहर आ गए। उसी क्षण किले का मुख्य दरवाज़ा टूट गया। आर्या, अनाया, कबीर और पुलिस की विशेष टीम अंदर घुस आई। पूरा किला गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। कबीर और उसकी टीम ने एक एक करके विक्रम के गुर्गों को काबू कर लिया। भागने की कोशिश में विक्रम हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ा, लेकिन आर्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आज नहीं विक्रम। विक्रम ने गुस्से में बंदूक उठाई। तभी आर्यवीर ने छलांग लगाकर
उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार विक्रम का संतुलन बिगड़ा। वह किले की ऊंची दीवार से नीचे गहरी खाई में गिर पड़ा। गिरते गिरते उसकी आखिरी चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठी। कुछ दिनों बाद शहंशाह महल फिर से रोशनी से जगमगा रहा था। आर्या और आर्यावीर की शादी पूरे परिवार की मौजूदगी में हुई। इस बार न कोई मजबूरी थी, न कोई सौदा, सिर्फ सच्चा प्यार। फेरे लेते समय आर्यावीर ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी गलत ब्याह इंसान को सही मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो किस्मत भी अपना फैसला बदल देती है। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। अनाया, कबीर और पूरा परिवार ताली बजा रहा था। आसमान में आतिशबाजी चमक रही थी। एक नई शुरुआत उनका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।